Dear students, Assalamu alaikum. Today's session is about consumer behavior, an important area of marketing. And being part of both marketing communication and strategic marketing, this will be considered lecture number 6 of marketing communication and lecture 9 of strategic marketing. You have already studied in principles of marketing and consumer behavior subjects number of factors and sub-factors that shape consumer behavior. That include cultural, social, personal and psychological factors. I am adding economic factors here. और आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है उसमें पर्सनल इनकम है, जितनी आपकी पर्सनल इनकम बढ़ेगी आपकी जो स्पेंडिंग है ऑन बाइंग वो भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करेगा। हाउस होल्ड वेल्थ ज़्यादा होने से भी कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो है वो बाद में बढ़ने के चांसेस हैं तो आज आप अपनी बाइंग बढ़ा देंगे और वाइस वर्सा हो जाएगा अगर प्राइस कम होती है। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक आपकी सेविंग्स पे आपको ज़्यादा मार्कअप देते हैं, जिसकी वजह से सेविंग्स का ट्रेंड बढ़ता है और कंज्यूमर बाइंग जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो आप ज़्यादा जो है वो फिजिबल नहीं देखते सेविंग्स को और आप ज़्यादा स्पेंड करने को तरजीह देते हैं। इसी तरह से लोग बोरो करते हैं, लो इंटरेस्ट पे इनकम लेते हैं और उसको स्पेंडिंग के ऊपर जो है वो खर्च करते हैं, तो स्पेंडिंग बढ़ जाती है इनका इंटरेस्ट रेट के कम होने से। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई। जो क्रक्स है वो ये कि अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज क्रूशियल टू डेवलप मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड अदर स्ट्रेटजीज। Now onwards we will study consumer purchasing process consisting of 5 steps. Although each step is very important, but steps 2 and 3 are most important as far as marketing communication is concerned. Step 2 is information search, जिसका एक conceptual map यहाँ पर मैंने दिया है। This information could be internal और external, और जो external information है इसका ताल्लुक है अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंडिंग, यानी आप उस इंफॉर्मेशन सर्च पे कितना टाइम लगाते हैं। और ये जो टाइम स्पेंडिंग है ये 3 जो डिटर्मिनेंट्स हैं इसके एबिलिटी है, मोटिवेशन है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हैं, और आगे फिर इनके सब फैक्टर्स हैं। और इसी तरह से इंफॉर्मेशन सर्च में हम 3 मॉडल्स ऑफ सर्च भी स्टडी करेंगे, जिसमें एटीट्यूड है, वैल्यूज़ हैं और कॉग्निटिव मैपिंग है। If we talk about internal search, this is thinking about the brands that consumer is willing to consider. और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ब्रांड्स एक कस्टमर के एक्सपीरियंस में रहे हो वो सारे के सारे इसमें शामिल हों। वो ऐसे ब्रांड्स को निकाल देगा जिनके बारे में उसका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा, या ऐसे ब्रांड्स जिसके बारे में उसे बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो इसकी कंसिड्रेशन के जो चांसेस हैं ब्रांड्स के वो कब बढ़ते हैं, जब उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो, जब उसकी प्राइस रीज़नेबल हो और जब उसकी एडवर्टीजमेंट बड़ी इफेक्टिव हो। सेकंड इज़ एक्सटर्नल सर्च, और इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्सपर्ट्स, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़, इन स्टोर डिस्प्लेज, सेल्स पीपल, इंटरनेट एट्सेट्रा। जो इसके ऊपर टाइम स्पेंड है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो उसमें पहला फैक्टर है एबिलिटी टू सर्च, और एबिलिटी का ताल्लुक है एक तो आपके एजुकेशनल लेवल से, और दूसरा किसी ब्रांड या प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में कितना स्पेसिफिक नॉलेज आप रखते हैं। जितनी ये 2 चीज़ें बढ़ेंगी आपकी एबिलिटी टू सर्च भी बढ़ती जाएगी। बेस्ड ऑन डैट एबिलिटी के 3 लेवल्स बनते हैं, लेस एबिलिटी, सम एबिलिटी एंड हाई एबिलिटी। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है वो आपको नज़र आएगा। जब एबिलिटी कम है देयर वुड बी लेस टाइम ऑन एक्सटर्नल सर्च, बिकॉज के कस्टमर को जो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे ये नहीं पता कि कैसे हासिल करूं। ऑन दी अदर एक्सट्रीम अगर हाई एबिलिटी है तो उसमें भी एक्सटर्नल सर्च पे जो टाइम है वो कम लगेगा, बिकॉज के कस्टमर के पास पहले ही उस ब्रांड या प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में नॉलेज मौजूद है। जो दरमियान में पोजीशन है सम एबिलिटी, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा बिकॉज के कस्टमर के पास कुछ नॉलेज है
और बाकी वो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहेगा ताकि वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन कर सके। Second factor is motivation, which is consisting of three variables. Level of involvement. अब ये लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा जब आपकी प्रोडक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखें, हर वो प्रोडक्ट आपके लिए अहम होगी जो आपकी एग्जिस्टिंग नीड्स को पूरा कर सके। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट कंसिडर होगी, और बाज़ दफ़ा जो ओकेजन है वो उस प्रोडक्ट को इम्पॉर्टेंट कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक वेडिंग सूट ख़रीदना है तो ये प्रोडक्ट भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगी। तो जितनी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी या ओकेजन जो है वो स्पेशल होगा, उतनी आपकी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी। दूसरा है नीड फॉर रिकग्निशन। इससे मुराद है जो आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको आप कितना ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बाज़ दफ़ा लोग इसे एंजॉय करते हैं, एनालिसिस करने को वो पसंद करते हैं, जबकि बाज़ लोग जो है वो इन चीज़ों से घबराते हैं। तो डिपेंड करेगा। तीसरा है एंथुजियाज्म फॉर शॉपिंग, इट कुड बी लो और हाई एज वेल। तो अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, आपकी जो कोग्निशन की नीड है वो ज़्यादा है और आप ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं शॉपिंग के लिए, तो फिर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एक्सटर्नल सर्च पे। और अगर ये चीज़ें कम हो जाएंगी तो उतना ही कम टाइम आप स्पेंड करेंगे एक्सटर्नल सर्च पे। थर्ड फैक्टर इज परसीव्ड कॉस्ट वर्सेस परसीव्ड बेनिफिट्स। जैसे बेनिफिट्स में एक हो सकता है रिस्क रिडक्शन। अब एक ऐसा कस्टमर है जो कि रिस्क रिड्यूसिंग एटीट्यूड रखता है, तो जाहिर है कि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। दूसरी साइड पे अगर कॉस्ट ऑफ सर्च बढ़ती जाएगी तो उतने ही उसके सर्च के चांसेस भी कम होते जाएंगे। यानी एक कस्टमर जो है वो परसीव्ड कॉस्ट और परसीव्ड बेनिफिट्स को देखेगा। अगर बेनिफिट्स ज़्यादा हैं सर्च के और कॉस्ट कम है तो टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा, और अगर हम इसे रिवर्स कर लें, बेनिफिट्स कम हैं और कॉस्ट ऑफ सर्च बढ़ेगी तो उतना ही कम टाइम वो सर्च करने पे लगाएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तीनों जो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, एबिलिटी, मोटिवेशन और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये नॉर्मली साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। This stage is an ideal time to give valuable और quality information to the customers because के अभी उन्होंने buying decision जो है वो करना है और इस वक्त सिर्फ वो information चाह रहे हैं। तो यहाँ पे marketing communication का एक बड़ा important role बनता है। At present we will consider three models of information search process, and first of them is consumer attitude. If we define attitude, this is mental position taken toward a topic, a person or an event that influences our feelings, beliefs and responses. So these three components of attitude are: number one, affective component, which is related to our feelings or emotions, and throughout this lecture we will denote this by F. Second is cognitive component, which is related to believing or thinking, and we will denote it by B. And third is cognitive component, which is responses or actions, and the indication would be through R. यहाँ पर एक सपोर्टिव वीडियो भी मौजूद है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। If we rearrange the three components of attitude, that is F, B and R, there would be certain patterns, and the very common sequence is B, F, R. The description is there is some external information consisting of products and service benefits, and this is related to B, which is beliefs or thinking, or we can say this is cognitive part of attitude. Then there is brand name or logo or slogan or features, which is related to F, that is feeling or emotions or affective component of attitude. And third is appeal to buy, that is R, which is response or action and related to cognitive. इसी तरह से जो दूसरा इसका पैटर्न है वो FRB भी हो सकता है, यानी पहले फीलिंग्स हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स है और उसके बाद बिलीफ है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से एक यंग विमेन है और वो एक ऐड देखती हैं स्किन केयर प्रोडक्ट का, जिसमें बहुत सॉफ्ट जेंटल इमेजेस ऑफ नेचर दिखाए गए हैं। तो ये उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको अपील करेगा।
फिर उसके बाद वो जो खातून हैं उन्होंने वो प्रोडक्ट ख़रीद ली, ये उनका रिस्पांस था। और प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद जब उन्होंने इसे इस्तेमाल किया और इसकी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ी लेबल के ऊपर, तो ये उनकी जो बिलीफ है उस साइड को सपोर्ट करेगा। थर्ड कॉम्बिनेशन इज आर, बी एंड एफ। एंड द एग्जाम्पल इज कि एक रिटेल स्टोर में एक साहब हैं, वो किसी बिस्किट के नए ब्रांड को देखते हैं जिस पे कोई प्रमोशन भी है, तो वो इसको ख़रीद लेते हैं। ये उनका रिस्पांस था। जब वो इसे इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, और तो उसके टेस्ट और क्वालिटी के बारे में उनका एक बिलीफ बन जाता है। फिर वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और उसकी जो कैलोरीज हैं जो उसके पैक के ऊपर मेंशन्ड हैं, जब उनको देखते हैं तो ये उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको सपोर्ट करता है। तो इस तरह से रिस्पांस, बिलीफ और फीलिंग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको नज़र आता है, और ये उनकी जो फ्यूचर बाइंग है उसको भी अफेक्ट करेगा। सेकेंड मॉडल इज कंज्यूमर वैल्यूज, और वैल्यूज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि लाइफ प्रिंसिपल्स हैं विच आर शेप्ड बाय पर्सनैलिटी, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। देयर कुड बी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, हार्ड वर्क, ग्रेटिट्यूड, फन, हैप्पीनेस, विजडम, लव, इक्वालिटी एट्सेट्रा। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अगर हम जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनके और ब्रांड्स के दरमियान एक एसोसिएशन दिखा दें हमारे जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, तो डैट वुड बी अ ग्रेट सक्सेस। मैं यहाँ एग्जांपल दूंगा सर्फ एक्सेल की, जिनकी टैग लाइन है दाग अच्छे हैं। अगर आप इस ऐड में देखें तो इसमें बच्चे आपको दिखाए गए हैं जो कि खुश हो रहे हैं और फन जो है उसमें दिखाया गया। बेसिकली ये फन जो है वो बच्चों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, ये उनकी एक वैल्यू है। तो इस वैल्यू को दाग अच्छे हैं जो कि इस ब्रांड की टैग लाइन है उसके साथ एसोसिएट किया गया है, विच इज़ वेरी गुड। इसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि सर्फ एक्सेल ने कुर्बानी और मदद जैसी जो अच्छी वैल्यूज़ हैं उनको अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट किया है। Third model is cognitive mapping, or we can define cognitive map as knowledge structures and memories embedded in an individual's brain. यहाँ मैं एक केस स्टडी लूँगा रूबी ट्यूसडे या RT की, which is a casual dining restaurant chain in the US. This is a consumer's cognitive map for Ruby Tuesday, and it is showing various linkages. तो दिखाया ये गया जी कि जब कोई कस्टमर रूबी ट्यूसडे या RT के बारे में सोचता है तो उसके जहन में दूसरे जो डाइन इन रेस्टोरेंट्स हैं वो भी आते हैं, और जो इसका अल्टरनेटिव है यानी फास्ट फूड आउटलेट्स वो भी आते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर उसके जहन में आता है कि जो RT है इसकी एक्सीलेंट सर्विस है लेकिन स्लो है। ये जो स्लो सर्विस है ये इसको मेल्स डाइनर की तरफ लेके जाती है, उसकी सर्विस भी स्लो हो सकती है। जबकि जो एक्सीलेंट सर्विस है वो उसको याद दिलाती है एप्पल बीज के बारे में, विच इज़ अमेरिकाज लार्जेस्ट चेन इन कैजुअल डाइनिंग सेक्टर। हेयर द रोल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर RT अपने किसी एड में अपनी ग्रेट सर्विस को प्रमोट करता है, तो चूंकि ये ग्रेट सर्विस का लिंक कस्टमर के माइंड में पहले से मौजूद था, तो ये एड उसके उस लिंक को मज़ीद स्ट्रेंथन करेगा। दूसरी साइड पे अगर उस मैसेज का कोई भी लिंक कस्टमर के माइंड में मौजूद नहीं है तो उसका रिस्पांस डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल RT का कोई ऐड अगर सी फूड के बारे में बता रहा है और कस्टमर को उसके बारे में पहले से नहीं पता, तो उसे सी फूड के लिए एक नया लिंक कॉग्निटिव मैप में डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ एक और बात समझिएगा कि हमारी मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। और जो कोग्निटिव मैप्स हैं ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा होते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम एक वक्त में 5 से 9 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ये हमें रिसर्च बताती है। तो जब भी कोई नया मैसेज, खा वो हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिला, बिलबोर्ड्स के थ्रू मिला, हमें कोई टीवी ऐड के थ्रू मिला, किसी भी तरीके से जब वो मैसेज हम तक पहुंचता है तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद हम इसे या तो इग्नोर कर सकते हैं, और अगर हम इसे कंसीडर करें तो ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है।
इसीलिए जो एड्स हैं इनको बार बार रिपीट किया जाता है, इसमें ब्रांड नेम्स दिखाए जाते हैं, उनकी जो एसोसिएशंस हैं वो बताई जाती हैं, ताकि ये जो मैसेज है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जंप कर जाए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सनकिस्ट, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है और ये सिट्रस जूस बनाती है, ख़ास तौर पे लेमन जूस जो है ये बनाती है। अब एक रिसर्च ने ये बताया कि लेमन जूस कुड बी एन अल्टरनेटिव टू सॉल्ट। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को कैसे प्रमोट किया है कि हमारा जो लेमन जूस है, जिसके बारे में ऑलरेडी लोगों के जहन में जो लिंकेजेस हैं या कॉग्निटिव मैप है वो मौजूद है, उसको एज अल्टरनेटिव टू सॉल्ट इस एड में दिखाया गया है। और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सॉल्ट अल्टरनेटिव के वर्ड को हाईलाइट किया है एज सल्टरनेटिव। यानी हमारे जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स जिनके बारे में लोगों को पहले से पता होता है, अगर हम अपनी नई प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स को उनके साथ किसी तरीके से लिंक्ड कर दें, एसोसिएट कर दें, तो उनको याद रखना आसान हो जाएगा। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, और ये 2 डायमेंशंस के ऊपर बेस कर रहे हैं। एक में कस्टमर इन्वॉल्वमेंट है हाई और दूसरे में लो। इसी तरह से जो डायमेंशन है सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क है, एंड फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स। तो जब इन 2 डायमेंशंस को मिलाते हैं तो 4 तरह के जो बाइंग बिहेवियर्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कस्टमर इन्वॉल्वमेंट भी हाई है और ब्रांड्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो भी सिग्निफिकेंट हैं, यानी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं, आईटी ओरिएंटेड होती हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे लैपटॉप्स हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, वहाँ पे हमारा जो बाइंग बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हम हाईली इन्वॉल्व होते हैं उसमें हाई प्राइस की वजह से, और मुख्तलिफ ब्रांड्स के अपने अपने फीचर्स होने की वजह से उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं। दूसरी जो टाइप है वो वैरायटी सीकिंग बिहेवियर है, जिसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ब्रांड्स के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी वैरायटी ज़्यादा है। तो इसमें स्नैक्स या मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे हमने कोई बिस्किट्स लिए हैं, वो बिस्किट्स आज टेस्ट किए हैं, कल हम कोई दूसरा ब्रांड जो है वो टेस्ट करेंगे। इसी तरह कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और ब्रांड्स के दरमियान अगर डिफरेंस कम है तो इसे हम डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर कहते हैं। चूँकि ब्रांड्स के दरमियान फ़र्क कम है और कस्टमर भी कॉन्शियस है, तो वो थोड़ा डिसोनेंस का यानी कन्फ्यूजन का शिकार हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे जो मार्केटिंग के लोग हैं उनको क्या करना है, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊँगा। इसकी एग्जांपल्स हैं, जब आप कोई कर्टन्स ख़रीदते हैं या आप कोई फर्नीचर वगैरह ख़रीदते हैं तो वहाँ इस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। चौथा जो बिहेवियर है इसे हम हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर कहते हैं, विच इज़ हैविंग लो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर्स एंड फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स। यानी हम रूटीन की जो चीज़ें ख़रीदते हैं, जैसे टूथपेस्ट है या ब्रेड है या जैम है, तो वहाँ पे हमारा जो बिहेवियर है वो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर बन जाता है। There are certain marketing rules associated with each buying behavior. For example, for complex buying behavior, the marketing role could be doing some brand comparison or personal selling. For variety seeking behavior, the best role could be advertising and sales promotions. For dissonance reducing behavior, there could be free trials and especially the after sales services. And for habitual buying behavior, फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स, क्योंकि इस केस में कस्टमर वही प्रोडक्ट्स खरीदेगा जो उसे नज़र आएंगी रिटेल स्टोर में। सिमिलरली competitive pricing is a very good tool along with the support from advertising and sales promotions. Students, after doing the information search, a customer moves towards its third step, that is evaluation of alternatives. We have 3 models to understand this step, and the first one is the evoked set method. This categorizes brands into 3 sets. First is inept set of brands, जिसमें कस्टमर इन ब्रांड्स को कंसीडर नहीं करता बिकॉज के इन ब्रांड्स के बारे में उसका जो एक्सपीरियंस है या फीलिंग्स हैं वो नेगेटिव होती हैं। दूसरा जो सेट है उसे हम इनर्ट सेट ऑफ ब्रांड्स कहते हैं, इसे भी कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसके बारे में ऑल दो कस्टमर का जो कंसिडरेशन है वो न्यूट्रल होती है, लेकिन इन ब्रांड्स के बारे में उसके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता।
और इसके जो लिंकेजेस हैं कोग्निटिव मैप में वो भी वीक होते हैं, तो वो इनको भी कंसिडर नहीं करता। जिन ब्रांड्स को फाइनल एवेल्युएशन के लिए कंसिडर किया जाता है उन्हें हम इवोक्ड सेट ऑफ ब्रांड्स कहते हैं। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम जब एडवर्टाइज करें तो हम अपने जो ब्रांड्स हैं और उनके जो प्राइमरी बेनिफिट्स हैं उनको एक्सटेंसिवली और कंसिस्टेंटली प्रमोट करते जाएं। सेकेंड मॉडल इज़ द मल्टी एट्रीब्यूट अप्रोच, और स्पेशली जो हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है, ये उन पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इसमें दो क्राइटेरिया जो है वो अहम है। फर्स्ट ये कि ब्रांड की मुख्तलिफ जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें परफॉर्मेंस कैसी है। दूसरा ये कि ये एट्रीब्यूट्स कंज्यूमर के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। लिहाजा अगर जो डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं कंज्यूमर के उनमें ब्रांड की परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये एक सक्सेस की बन जाएगी। The role of marketing communication is here to provide information to customers on brand's performance on their desired attributes. और इसका एक अच्छा जो हल है वो वेबसाइट का होना है, क्योंकि वेबसाइट पे जो कस्टमर्स हैं वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के फीचर्स भी देख सकते हैं और उनका जो कंपैरिजन है वो भी कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी जान सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके ब्रांड के कई यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस हैं या बेनिफिट्स हैं, तो एक सीरीज ऑफ एड्स भी डिज़ाइन की जा सकती है जो कि इन बेनिफिट्स को, फॉर एग्जांपल प्राइस है, स्टाइल है, सर्विस है, ईज ऑफ यूज़ है, स्टोरेज है या कोई भी फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करे। लेकिन अहम चीज़ ये है कि एक ऐड में एक या दो बेनिफिट से ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो सके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आर्म एंड हैमर एक अमेरिकन बेस्ड सोडा बनाने वाली कंपनी है और इसके मुख्तलिफ एड्स में इसके मुख्तलिफ यूजेस दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हैंड क्लीनिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, नीचे वाले ऐड में इसको बेकिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, जबकि राइट साइड पे जो ऐड है मुख्तलिफ चीज़ों की सफाई के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Third model is called effective referral, and this suggests consumer do not evaluate brands, instead they buy the brand which they like and have emotional connections with. और ख़ास तौर पे ये आपको नज़र आएगा habitual buying behavior में। So this model explains three things. Number one, it saves mental energy because एक quick choice जो है वो करना आसान होता है बजाय इसके कि आप evaluation का process मुकम्मल करें। दूसरा ये है कि ये मॉडल उस वक्त और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है अगर आपने इससे पहले मल्टी एट्रीब्यूट अप्रोच यूज़ की है, यानी आप मुख्तलिफ ब्रांड्स का कंपैरिजन ऑन योर डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट्स कर चुके हैं और फिर आपने एक ब्रांड को सिलेक्ट किया है, अब आप उसके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, तो ये और ज़्यादा आसान इसे कर देता है। ये जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताता है कि जब कस्टमर बाइंग डिसीजन करते हैं तो ब्रांड के एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट से भी ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो उसका इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। ये रिसर्च बेस्ड पॉइंट है और आप देख सकते हैं कि कैसे पेप्सी ने और एप्पल ने इसको अपनी एड्स के अंदर हाईलाइट भी किया। सो फार हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, फिर कंज्यूमर का जो बाइंग प्रोसेस है वो हमने मुकम्मल किया। अब हम देखेंगे कि मौजूदा ट्रेंड्स कौन कौन से हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, और उसमें सबसे पहले है एज कॉम्प्लेक्सिटी। आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप एट मच अर्लियर एज। अब जो प्रोडक्ट्स पहले टीनेजर्स के लिए बनाई जाती थी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं प्री टीन्स। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स भी हैं who refuse to grow old and they act like younger people, और ये मुख्तलिफ जो फैशंस हैं वो वेयर करते हैं, वो स्पोर्ट्स कार चलाते हैं एट्सेट्रा। एंड स्टिल देयर इज़ अ ग्रुप जिन्हें आप मिडल एज ग्रुप कह सकते हैं। दे आर वेरी कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल, दे आर इन द सोसाइटी। अब यहाँ पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए एक चैलेंज है कि वो किस तरीके से पहले दो ग्रुप्स के लिए अपनी कैंपेन डिज़ाइन करे जो कि थर्ड ग्रुप के लिए भी ऑफेंडिंग ना हो। सेकेंड ट्रेंड इज जेंडर कॉम्प्लेक्सिटी। आप देख सकते हैं कि मेल्स और फीमेल्स के जो रोल्स हैं वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मेल डोमिनेटेड ऑक्यूपेशंस में आपको नज़र आती हैं, मेल्स हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं पेरेंटिंग में या हाउस होल्ड में, और एड्स के अंदर भी आपको ये रिफ्लेक्शन नज़र आता है। जैसे शान मसाले जो हैं इसमें एक मेल को कुकिंग करता हुआ दिखाया गया। इसी तरह से BMW i8 जो मॉडल है ये प्रोफेशनल फीमेल्स के लिए
बनाया गया। नंबर 3, कस्टमाइजेशन हैज़ इंक्रीज नाउ। अब नाइकी जो है ये ऑफ़र करता है कि आप ऑनलाइन अपने शूज़ डिज़ाइन कर सकें। लिवाइस जो है वो ऑफ़र करता है कि आप अपनी जो पर्सनलाइज जीन्स है जो कि आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के मुताबिक बनेगी, उसे आप ऑनलाइन डिज़ाइन कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं दे हैव चेंज देयर साइजेस या वैरायटी, और मुख्तलिफ जो फ्लेवर्स हैं फूड्स के वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। इसी तरह से बेवरेजेस में जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन फोर्टिफाइड हैं, ऑर्गेनिक हैं, ऑल नेचुरल है, लो कैलोरीज हैं, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ़र की जा रही हैं मुख्तलिफ तरह के कस्टमर्स के लिए। नंबर 4 इज़ एक्टिव एंड बिजी लाइफस्टाइल, एंड बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल लोग जो है वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करते हैं। दे बाय माइक्रोवेव ओवन्स, ड्राई क्लीनर्स, डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स, they spend on vacations, entertainment, events with friends and family. Number 5 is cocooning. अब जो लाइफस्टाइल है वो बिजी वर्क, हेक्टिक वर्क, और लोग जो है जब ट्रैवल करते हैं रोड के ऊपर तो वो भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो दे नीड सम कंफर्टेबल एंड लग्जरी होम एनवायरनमेंट। इसके लिए वो एक्सपेंसिव साउंड सिस्टम्स लगवाते हैं, बिग स्क्रीन टीवीज़ लगाते हैं, होम थिएटर्स बनवाते हैं, देयर आर स्विमिंग पूल्स, सोनाज, हॉट टब्स, गोरमे किचन्स एट्सेट्रा, ताकि जब वो अपने कामकाज से वापस घर आएँ तो वो एक सुकून का एहसास उन्हें मिल सके। सिमिलरली नंबर 6 इज़ प्लेयर परसूट्स। जो उनके हेक्टिक और बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, तो वो अपने वीकेंड्स पे उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिनर्स और शॉपिंग, या वो वीकेंड स्पेंड करते हैं किसी रिजॉर्ट के ऊपर, या वो थीम पार्क्स में चले जाते हैं, या वो आउटिंग के लिए लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं, या वो सिनेमाज में और थिएटर्स में जाते हैं और वहाँ पे स्पेंड करते हैं टाइम। Similarly, people are now more health conscious. They want to maintain a youthful appearance. They want some healthy and organic food. और मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने एड्स के अंदर इसी चीज़ को दिखाया, जैसे एडिडास रनिंग शूज़ को दिखा रहा है, या क्राफ्ट हैं वो फ्रूट्स को और जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको दिखा रहा है, या इसी तरह से एंटी एजिंग क्रीम फॉर मेन, इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हेल्थ एम्फोसिस के तहत आती हैं। So students, I will conclude my session here. This is the lecture summary. We have discussed factors affecting consumer behavior and then consumer purchasing process with a more focus on information search and evaluation of alternatives. Then we studied the types of consumer behavior, various trends in the consumer behavior environment, and finally the role of marketing communication. Thank you very much.